Hello and welcome to the new session which is based on central sponsored schemes. In this lecture, we shall continue to know about all the things which are coming under the central sponsored schemes, and definitely we are going to have a wonderful concept from it. और इसी के अंदर हम यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में भी हम यहीं से जानने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का अगर आप बात करें क्या इंपॉर्टेंस है. तो अगर कंपटीटिव के एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें या फिर अगर आप पर्सनल एक नॉलेज के हिसाब से बात करें तो दोनों तरीके से ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि जब भी कभी कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च होती है या कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, डेफिनेटली उसका क्या महत्व रहता है, किस प्रकार की उसकी फंडिंग रहती है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है. तो इसीलिए ये लेक्चर आपको इस प्रकार का भी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक बार सब्सक्राइब कर दें और प्रीवियस जो सेशंस हैं उनको भी देखें. वो आपके VLW या जितने भी अपकमिंग JKSSB एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए फ्रूटफुल है. विदाउट वेस्टिंग हम यहाँ पे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा. अब यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब क्या है. देखो, ये ऐसी स्कीम्स होती हैं, ये एक ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इट मीन्स जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किए जाते, इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट लगती है इनके अंदर वो यहाँ पे किसके द्वारा फंड करी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. लेकिन इसी के साथ साथ कुछ फंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी कंट्रीब्यूट की जाती है. इट मीन्स इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ये होता है. लेकिन बात ये याद रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं उनके अंदर जो फंड दी जाती है वो यूनियन गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रेशियो बेस्ड पे दी जाती है. यानी यहाँ पे यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे दी जाती है. यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फंडिंग पैटर्न रेशियो आपको देखने को मिलेगा. फंडिंग रेशियो रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फंडिंग रहती है वो सेंटर की होती है. लेकिन इसके अंदर बात यह है, फंड सेंटर कर सकता है लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो केवल और केवल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही करती है. इसीलिए आपको ये बात याद रखना कि यूनियन गवर्नमेंट जितनी भी है यहाँ पे वो क्या करती है कि स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो इनिशिएटिव होते हैं जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट होते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या उसको शुरू किया जाता है, उनको सपोर्ट करती है थ्रू दीज ऑल स्कीम्स. सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के थ्रू ये इन प्रोजेक्ट्स को, इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को सपोज करती है. अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मनरेगा की बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल अगर स्कीम की बात करें, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था उसकी बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 100 दिन का रोज़गार था. या फिर अगर आप बात करें इसकी एग्जाम्पल और एक मैं लूँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसी प्रकार की काफ़ी और दूसरी भी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के अंदर आती हैं. मैं आपको यहाँ पे इनके फंडिंग पैटर्न की बात करूँ, अगर इसकी फंडिंग पैटर्न की बात करें 50:50 हो सकता है. अब यहाँ पे ये जो 50 है ये यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग होती है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है अगर आप बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंदर बात करें. और एक अगर छोटी सी बात बता दूं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें, उसमें जो पूरी की पूरी जो फंडिंग होती है वो 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट ही करता है. अगर बात करें यहाँ पे 60-40 की बात करें, 60 यहाँ पे यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% जिस स्टेट के लिए अंदर वो इनिशिएटिव लिया गया है या जिस स्टेट के लिए वो फंड एलोकेट करी गई है वो वहाँ पे लगाएगी. 75 और 25 और 90 और 10, 90 और 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अब इसीलिए आप सभी को जानना ज़रूरी हो जाता है. अगर आप बात करें अभी यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और काफ़ी अगर बात करें 2019 के अंदर इसके बारे में काफ़ी चर्चा थी, 20 के अंदर भी. इसके अंदर क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे अगर आप बात करें आसाम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिज़ोरम की बात करें, यहाँ पे आप नागालैंड की बात करें, तो जितनी भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं या फिर अगर आप हिली स्टेट्स की बात करें, हिली स्टेट्स के अंदर आपकी उत्तराखंड आती है, हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद आपकी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख
जो यूटी है वो यहाँ पे आती है। इसके अंदर जो इसका पैटर्न का फंड होता है तो इसमें 90 यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है और 10% केवल यहाँ पे यूनियन टेरिटरी या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिली स्टेट्स हैं इंडिया की, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ख़ासकर जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जिन जिन के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स टॉपिक मेंशन है, डेफिनेटली वहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बजट का 12% जो खर्चा होता है, इट मीन्स वो किस पे करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के ऊपर करती है। तो ये पॉइंट आपको काफ़ी याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो उसका आप 100% फंड पूरी की पूरी कौन करता है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें के साथ साथ आप सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की अगर बात करें, यहाँ पे सबसे पहले जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो एक्सटेंड करी जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, किसमें, स्टेट्स के अंदर जब एक्सटेंड होती है। इट मीन्स जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट के अंदर क्या करता है, इम्प्लीमेंट करती है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 282 के तहत करती है। ये आपको याद रखना है। और अगर आर्टिकल 280 की बात करें, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, लेकिन अगर आप 282 की बात करें, यहाँ पे ये बात याद रखें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को फंड करती है या इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पे मीन्स या अगर लॉन्च करती स्कीम को और वो किसी स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट होनी है, तो वो किस आर्टिकल के तहत इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी, 282 के तहत इम्प्लीमेंट करी जाती है। और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो फंड तो स्टेट और यूनियन के द्वारा दोनों से की जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट उनको कौन करता है, केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। अब यहाँ पे आर्टिकल 282 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 282 की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से निकालते हैं उसके बारे में ये डील करता है, ताकि स्टेट के अंदर कोई स्पेशल ग्रांट दी जाए जिस किसी पब्लिक पर्पस के लिए। आप यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे उन्हीं ये प्रोग्राम्स को ये क्या करता है, मीन्स लेता है जो जिनका एक नेशनल करैक्टर हो या रीजनल करैक्टर पर्पस हो, उन्हीं को ये यहाँ पे क्या लेता है, यानी इस स्कीम के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप सभी को यहाँ पे ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। बात करें अगर आप सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की बात करें या फिर हम बात करेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करेंगे, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है ये फंडेड पार्शली यानी आधी यानी 40% स्टेट और 60% यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इसको फंड करती है। इट मीन्स फंडेड पार्शली बाय बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों यहाँ पे इसको पार्शली फंडेड करते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें कम्प्लीटली या इसको आप 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेक्टर स्कीम होती है वो पूरी की पूरी फंड किसके द्वारा की जाती है, जितना भी रेवेन्यू मीन्स इसके इनिशिएटिव के अंदर या उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या उस प्रोजेक्ट के अंदर लगता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बात करें यहाँ पे फंडेड यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंट किसके द्वारा, जो स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट ही खाली इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। फंडिंग पैटर्न यहाँ पे पहले भी मैंने बताया। लेकिन बात करें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, अगर ये यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, इसको कम्प्लीटली फंड करती है, तो वो उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जाती है जो यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है। और आप सभी को बताना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं अभी इस टाइम एट प्रेजेंट, यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट है ये आप सभी को बताना है। और जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे सेक्टर स्कीम के अंदर लॉन्च की जाती है ये या फॉर्मुलेट करी जाती हैं तो ये सेंट्रल के द्वारा ही फॉर्मुलेट करी जाती है, इसके अंदर स्टेट का कोई भी रोल नहीं रहता है। बात करें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्पॉन्सर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और थ्रू फाइनेंशियली तभी यहाँ पे इस फंड का इंक्लूडेशन करी जाती है। कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया था 90-10 का रेशो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिली स्टेट्स के लिए रहता है। और यहाँ पे अगर कुछ परसेंटेज की बात करें तो स्टेट भी इसके अंदर फंड करती है, और यहाँ पे परसेंटेज 70-30 हो सकती है, 70 सेंट्रल गवर्नमेंट 30 यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट।
अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें, CSS की बात करें, ये अगेन दो यहाँ पे स्कीम्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड होती है। एक तो होती है कोर टू द कोर स्कीम और दूसरी होती है कोर स्कीम के अंदर, यहाँ पे ये अलग होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब 12th प्लान पीरियड हुआ था जो 2012 से 2017 तक चला था, उसके अंदर अगर बात करें आप, जो एग्जिस्टिंग जो उस टाइम की हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी वो एट दैट टाइम 137 थी। उसके बाद इनको रिस्ट्रक्चर करा गया, जिसके अंदर आपके पास बाद में कितनी 66 स्कीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिली। और इसके अंदर आपको इसी के साथ आपको 17 फ्लैगशिप प्रोग्राम आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम्स या फ्लैगशिप प्रोग्राम वो होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो, जैसे आप एजुकेशन की बात करें, जैसे आप हॉस्पिटल की बात करें, इन हेल्थ सेक्टर की बात करें, या आप किसी सोशल सेक्टर की बात करें, तो जो हाईली इम्पॉर्टेंट होता है या नेशनल इंटरेस्ट होती है जिसके अंदर, उसको आप फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम से कहते हैं। अच्छा, ये जो 2012 से लेकर 17 जो 12th प्लान के अंदर यानी यहाँ पे 137 एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी, उनको यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करके 66 स्कीम्स के अंदर करा गया। किस कमेटी के तहत, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चतुर्वेदी कमेटी का भी इसका नाम है, या किसके द्वारा किसने चेयर करा था, तो यहाँ पे BK चतुर्वेदी थे। इसको चतुर्वेदी कमेटी के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो उन्होंने जब वो कमेटी बैठाई कि उन्होंने क्या रिकमेंड करा था कि जो सेक्टर स्पेसिफिक ट्रांसफ़र है, जो यूनियन से स्टेट की या यूनियन से स्टेट को जाती है या यूनियन से यूनियन टेरिटरीज़ को जाती है, वो कन्फाइंड होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन के लिए होनी चाहिए, हेल्थ के लिए होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होनी चाहिए, या सैनिटेशन के लिए होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फिर से दोबारा से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने यहाँ पे फिर सिर्फ यहाँ पे 85 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रखी, और जो 66 ऑनगोइंग स्कीम्स थी 2015 और 16 में यहाँ पे इस ओनली 50 स्कीम्स को रखा। यहाँ पे बात करें अगर यूनियन बजट 2016 और 17 की बात करें, तो उसके अंदर फिर से दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर करा गया, और उसके अंदर जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी वो 30 से ज़्यादा वहाँ पे मेंशन नहीं करी गई। अगर बात करें एट प्रेजेंट हमारे पास 29 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है एट दिस टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखें कि अभी एट करेंट हमारे पास कितनी है। सो 29 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, कौन कौन सी है उनकी भी बात करेंगे, उनको हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। और ये दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था। एक तो है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा है कोर स्कीम्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ये क्या बला है, किस तरीके से इसको हम अच्छे से समझ पाएँ। देखो यहाँ पे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, देखो यहाँ पे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, किसी कोई स्कीम जो हाईली इंपॉर्टेंट है उसके भी अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को यहाँ पे लॉन्च करा जाता है। बात करें, ये ऐसी स्कीम्स को डील करता है जिसके अंदर आपके पास सोशल प्रोटेक्शन हो, सोशल इंक्लूजन हो, फ्रॉम द कोर ऑफ द कोर एंड बी द फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल फंड्स फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि ऐसी स्कीम्स जो सोशल प्रोटेक्शन के लिए हो या फिर सोशल इंक्लूजन, इट मीन्स हर एक साइड से पब्लिक बेनिफिशियल हो, जो कोर ऑफ द कोर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। जैसे बात करें जो अवेलेबल फंड्स होती हैं वो कहाँ से फंड्स किसके लिए आती हैं, यानी जितनी भी इसके अंदर जितनी भी फंडेड होती हैं, और ये पूरी की पूरी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। तो वो जो जिस चीज़ के लिए वो फंड करी जाती है उसका जो मेन एजेंडा रहता है, ताकि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा होता है इसका, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स का जो एजेंडा रहता है, इतना सा याद रखें, वो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा रहता है। बात करें अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 6 कोर स्कीम्स हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं। कौन कौन सी कोर स्कीम्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर बात करें आप नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की बात करें, आई रिपीट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करें, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है। मनरेगा की बात करें, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें, तो ये भी आपके पास कोर स्कीम है, कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोर ऑफ द कोर स्कीम, तो आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उसके बाद अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब,
अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें या अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें, तो ये 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइड करा गया है, एक कोर ऑफ द कोर स्कीम, दूसरा कोर स्कीम्स, एक तीसरा भी रहता है ऑप्शनल स्कीम्स, लेकिन उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कोर स्कीम्स की बात करें। एट प्रेजेंट हमारे पास जो कोर स्कीम्स है वो 23 नंबर हैं। अब यहाँ पे ये फ्लैगशिप स्कीम्स होती है। मैंने अभी आपको कहा था फ्लैगशिप स्कीम्स वो स्कीम्स होती है जो हाईली नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट रखती हैं, उन्हें आप फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस कैटेगरी के अंदर यानी कोर स्कीम्स के अंदर कवर करी जाती है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी रेशो बेस्ड यहाँ पे इनकी फंडिंग करी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स कम्प्लीटली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली कोर ऑफ द कोर स्कीम को फंड करती है। लेकिन अगर बात करें आप कोर स्कीम की बात करें, इसके अंदर ये वाला जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पे रेशो बेस्ड फंडिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे 23 अदर हमारे पास आपके पास ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेंगी जो कोर स्कीम के अंदर आती हैं। बात करें इनके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, 6 तो हमने पहले बात करी। उसके बाद अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, वाइट रेवोल्यूशन की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन अभी 2 भी आ गया है उसकी अगर बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, नेशनल एजुकेशन मिशन की बात करें, नेशनल प्रोग्राम ऑन मिड डे मील इन स्कूल जो 1995 के अंदर शुरू करा गया तो उसकी बात करें, या फिर अम्ब्रेला स्कीम जो स्पेशली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये स्कीम क्यों ना हो, तो ये स्पेशली यहाँ पे कौन सी स्कीम है, यहाँ पे कोर स्कीम है। उसके बाद मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, नेशनल लाइवलीहुड मिशन जिसको आजीविका के नाम से भी जाना जाता है, जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें, अर्बन रिजनरेशन मिशन की बात करें जिसके अंदर आपका अमृत और स्मॉल यानी यहाँ पे स्मार्ट जो सिटीज़ मिशन थे वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद अगर आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस की बात करें वो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी की बात करें तो वो भी यहाँ पे जो कोर स्कीम्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बात करें यहाँ पे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, ये भी कोर स्कीम का ही एक पार्ट है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें जो रूरल अर्बन मिशन है यानी रूरल अर्बन मिशन है वो भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात जिसको RGSA के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी की सभी किसके अंदर आती है, यहाँ पे ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के अंदर आती है। तो आज की लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे मनरेगा की बात करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।